तो हेलो मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और करियर के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि नर्सिंग होने के बाद जो कोई भी हो, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, कुछ भी हो जाए, इसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर हम 100 बच्चों को पूछेंगे तो कॉलेज में उनको ज़्यादा से 90 बच्चे या फिर 99 भी बोल सकते हैं कि बच्चों को यही पता है कि हमको बस पेशेंट के बेड साइड काम करना है, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम है, और कुछ लोगों को है कि टीचर बनना है। ये सारे 3 करियर ऑप्शंस इतना ही पता है। उसके बाहर क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम वही देखेंगे कि एज अ नर्सिंग ये बहुत बड़ी टर्म है। मतलब एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो कि करियर ऑप्शंस या फिर जो है वो नहीं डिस्कस होता है कॉलेज में। ये चीज कॉलेज खत्म होने से 3 महीने पहले फिर 6 महीने पहले डिस्कस होनी ही चाहिए। तो जिसमें हम देखेंगे कि अब देखिए कि कोई भी बच्चे का जो है कि बीएससी कंप्लीट हो गया है और जीएनएम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद होगी मेन ऑप्शन दो चीजें। एक तो वो बच्चा करेगा एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेगा, या फिर वो बच्चा क्या करेगा, जॉब करेगा। अब जिसकी कंडीशंस, जिसको सीखने के लिए बहुत एक जो है स्पिरिट है उसके अंदर, वो लेगा एजुकेशंस की तरफ जाएगा। और दूसरा जो है वो, अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है या फिर उसका एजुकेशन उसको लगता है कि बस हो गया अब, तो वो करेगा जॉब। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम होने के बाद एजुकेशंस की तरफ से क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो एजुकेशंस में देखिए कि सबसे पहले ये साइड देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग अगर किसी की हो गई हो, बीएससी नर्सिंग होने के बाद उसको करियर ऑप्शंस या फिर एजुकेशंस के लिए क्या है कि एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस। अब एमएससी नर्सिंग में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। साइकेट्रिक होता है, एमएचएन होता है, एमएसएन होता है, गायनेक होता है, ऑब्स्ट्रैक, गायनेक, ऑब्स्ट्रैक। उसके बाद होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और इमरजेंसी मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे मास्टर्स के जो है हमारे स्पेशलाइजेशंस है। या हम डायरेक्टली बीएससी का जो 4 साल का कोर्स है उसके बाद कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए कि अगर जीएनएम करके किसी ने जीएनएम किया है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर ये किसी ने कर लिया तो वो डायरेक्टली जीएनएम के लिए कैपेबल नहीं है या फिर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर एमएससी करनी होगी तो उसको करना होगा पीबी, माने कि पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा। वो 2 साल का होता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग होती है 4 साल की, उसके बाद हम डायरेक्टली एमएससी को एडमिशन ले सकते हैं। पर जीएनएम अगर किसी का हो गया वो 3 साल का, तो उसके बाद उसको 2 साल और पीबीबीएससी करना होगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये 2 साल करना होगा, और उसके बाद अगर 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली किसको एडमिशन ले सकता है, एमएससी नर्सिंग। तो बीएससी के बाद डायरेक्टली एमएससी हो सकता है, पर जीएनएम के बाद उसको पीबीबीएससी करके एमएससी लेना होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, एमएससी नर्सिंग करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए। अब प्राइवेट कॉलेज तो सबको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेज कहीं पे भी, अगर जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं वहाँ भी एमएससी हो सकता है, या फिर कहीं और कॉलेज में एमएससी हो सकता है। अगर प्राइवेट से करते हैं और आप कास्ट में या किसी कास्ट में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर आपको कुछ उनको जो है फीस जो है हमारी वो देनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज में। तो ये प्राइवेट कॉलेज हर तरफ होते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में जाके एमएससी ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा अलग चीज़ होता है कि गवर्नमेंट के बारे में किसी को पता नहीं होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज केरला में है। जो भी अब मैं बात कर रहा हूँ कि एमएससी नर्सिंग हमारी गवर्नमेंट में करनी है हमको, तो क्या करना होगा। तो देखिए कि केरला, केरला स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफ जो पहला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल कॉलेज, जो केरला में है, वो वाला वहाँ पे भी एक नर्सिंग है जो कि गवर्नमेंट में हम कर सकते हैं। हमको जीरो फीस लगेगा उसके लिए। उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि हमने 12th में नीट एग्जाम दिया था मेडिकल का, मेडिकल में एंटर करने के लिए। उसी तरीके से उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी के लिए, वो हमको क्लियर करना होगा। तो उसके बाद हम इस त्रिवेंद्रम में, केरला में जो कॉलेज है गवर्नमेंट वाला, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि दूसरा वाला जो कॉलेज है गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज एंड प्रियनम। तो उसके बाद जो भी ये है जो कुन्नार में केरला में है, ये भी जो कॉलेज है केरला में, ये तो केरला में दो कॉलेज है। कॉलेज तो ऐसे हो सकते हैं गवर्नमेंट के,
पर एक जो नामांकित कॉलेज बोलते हैं, जो कि रिस्पेक्टफुल कॉलेज होते हैं, वैसे तो सारे कॉलेज रिस्पेक्टफुल है, पर ज़्यादा जो हाईलाइट कॉलेज होते हैं, वो कॉलेज ये दोनों है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए कि महाराष्ट्र में से कोई अगर है, तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट जिसमें एमएससी होती है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन मुंबई। उसके बाद एक सेकंड वाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल नागपुर में है वो। उसके बाद महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पुणे में। ये सारे तीनों कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट के हैं। इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, उसके बाद हम एमएससी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एमएससी का जो होता है, तो वो टाइम पीरियड होता है 2 साल का। 2 साल में हम एमएससी कंप्लीट करनी होगी। उसके उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाती है। ये हो गया केरला और महाराष्ट्र का गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। उसके बाद देखिए कर्नाटका में इतने कॉलेज है। अब वो देख लीजिए पूरे कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ विक्टोरिया हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स बेंगलोर, तो वो सारे जो कॉलेज है हुबली, उसके बाद बेलगावी बेलगाम में, ये सारे कॉलेज है कर्नाटका में। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जो भी कर्नाटका में करना चाहता है गवर्नमेंट में नर्सिंग, मास्टर जो एमएससी नर्सिंग करना चाहता है कर्नाटका में, तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और जो है अपना एमएससी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये तो स्टेट का हो गया, हर स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। तो मैंने ये 3 स्टेट क्यों ली क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज्यादातर नर्सिंग फील्ड में इन्वॉल्व दिखते हैं, ज्यादातर दिख जाते हैं, या फिर हर तरफ इस कॉलेज का जो है नाम है। तो इसके लिए पर आपके स्टेट में, हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज होगा जिसमें आप आपका मास्टर्स या फिर एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं एजुकेशन पे। अभी तक हम जॉब पे नहीं स्विच हुए, हम सिर्फ अभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन में हमने अब गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हैं। अब देखिए कि जो स्टेट के हो गए वो तो देख लिए। उसके बाद देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से होते हैं। एम्स तो आपको सब पता होगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स कहाँ कहाँ पे है कि जैसे एम्स दिल्ली में है, भोपाल, जोधपुर, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, और ये सारे एकदम एक 20 या 20 से ज़्यादा भी जो है वो सारे एम्स कॉलेजेस है। नागपुर हो गया, राजकोट हो गया, रायबरेली, ये सारे कॉलेजेस है एम्स के। तो सेंट्रल्स में आपको अगर एमएससी करना होगा एम्स में, तो ये सारे कॉलेज में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। उस एंट्रेंस एग्जाम में आपके मार्क्स के ऊपर, क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपको ये सारे जो है हॉस्पिटल्स उसमें जो है एमएससी करने के मौका मिल सकता है। तो ये पूरे एम्स के कॉलेज है, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए कि सेंट्रल में और दूसरा कौन सा कॉलेज आता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजीएमईआर, जिसको वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। उसके बाद थर्ड वन कौन सा है कॉलेज सेंट्रल का, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता में। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए कि मद्रास मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी ये चार जो कॉलेज मैंने बताया है, जो पहला एम्स में है, वो सारे 20 जो है एम्स है, उसके बाद चंडीगढ़, कोलकाता एंड मद्रास। यहाँ पे आप एमएससी अपनी सेंट्रल के थ्रू कर सकते हैं, इसमें आपको जीरो फीस लगेंगी। तो अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको उनके ये जो कॉलेज नेम है उसके उसको डाल के, या फिर आप गूगल पे सर्च करके उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। उनके हर साल में एमएससी के लिए जो है वो एग्जाम के लिए डेट आती है, वो एग्जाम के आपको एंट्रेंस एग्जाम की डेट पे जाके वो एग्जाम दे के आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। अब देखिए, आपने तो देखा कि स्टेट में जो कॉलेज है, उसके बाद सेंट्रल में जो कॉलेज है, अब इंटरनेशनली हम कैसे एमएससी कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली आपको एमएससी करने के लिए सबसे पहले ये जो टेस्ट है, वहाँ पे जाने के लिए टेस्ट जो होती है, जैसे कि आपको किसी को अब्रॉड में जाके एमएससी करनी होगी जॉब करने के बाद या फिर जॉब करते करते, तो उसमें आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जो भी स्टेट है उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले कौन सा देखिए कि आईएलटीएस है, ओएटी है, एनक्लेक्स जो कि यूएसए और कनाडा में है, उसके बाद सीबीटी यूके एंड एच ए ए डी, उसके बाद डीएचए जो मिडिल ईस्ट साइड में जो भी कंट्रीज है उसके लिए ये हुआ। ये सारी क्वालिफिकेशन आपको, क्वालिफिकेशन नहीं मतलब ये उनकी एंट्रेंस एग्जाम होती है। वो एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे देंगे तो उसके बाद आप इंटरनेशनली जाके वहाँ पे एमएससी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए कि
ये तो होगा इंटरनेशनली। पहले हमने देखा स्टेट में, उसके बाद देखा कि सेंट्रल में कहाँ-कहाँ कर सकते हैं एमएससी फ्री में, जैसे गवर्नमेंट में, और आईएलटीएस दे के ये भी इंटरनेशनली हम जा सकते हैं। बेसिकली आईएलटीएस, ओईटी ये इंग्लिश बेस्ड टेस्ट होती है। आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए इसके लिए। हो गया, आपने एमएससी कहाँ-कहाँ देख लिया कि गवर्नमेंट में, जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेंट्रल में, और उसके बाद इंटरनेशनली, यहाँ पे भी आप एमएससी कर सकते हो। अब देखिए, हम आफ्टर बीएमएससी क्या करेंगे? अब तो एमएससी कर लिया, अभी तक हम जॉब की तरफ नहीं गए, हम पढ़ रहे हैं, अभी एमएससी कर रहे हैं। बीएससी हो गया, फिर जीएनएम के बाद हमने पीवीबीएससी कर लिया, एमएससी को एडमिशन कर लिया। अब एमएससी के लिए हमारे ऑप्शन थे स्टेट के पास, सेंट्रल के पास, इंटरनेशनल। अब एमएससी के पास क्या कर सकते हैं कि हम पीएचडी इन नर्सिंग भी कर सकते हैं, और पोस्ट डॉक्टरेट एंड रिसर्च लर्निंग, इसमें भी हम जा सकते हैं। ये हो गया एमएससी के बाद। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि ग्रेजुएशन हो गया, बीएससी हो गया, अगर आपको एमएससी नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं एमएससी के बाद? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। किसी को हॉस्पिटल ड्यूटी पसंद नहीं है, जिसको पेशेंट्स बेड साइड काम नहीं करना है, तो वो क्या करना चाहेगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? एमबीए। अब एमबीए करेंगे, एमएचए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाने के लिए, ये आपको करना ज़रूरी है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि आपका बीएससी नर्सिंग हो चुका है, या फिर जीएनएम के लिए पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, तो आपको एमबीए कर सकते हैं। ये भी 2 साल का है एमएससी की तरह, पर ये क्या होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन साइड लेके जाएगा ये वाला चीज़। उसके बाद देखिए कि पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है? ये वाला समझ में आ गया कि आपको अगर एमएससी नहीं करनी है, तो एमएससी के अलावा आप जो चीज़ कर सकते हैं उसको क्या है, एमबीए, एमएचए एंड पीजी डिप्लोमा, ऐसे कुछ कोर्स कर सकते हैं जिससे आप हॉस्पिटल साइड में आ सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप नर्स हैं तो आप एमबीए नहीं कर सकते। आपके लिए भी स्पेशलाइज़ेशन है, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ऐसे सारे स्पेशलाइज़ेशन होते हैं। आप उसका कोई भी एक स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करके आप कर सकते हैं एमबीए। तो देखिए कि आप देख लिया, उसके बाद एमएससी हो गया आपका, बीएससी, उसके बाद एमएससी हो गया एजुकेशन में, एमएससी के बाद पीएचडी हो गया। अगर एमएससी नहीं करना है तो एमबीए भी कर सकते हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि सारी 2-3 कोर्सेज़ हैं। अब देखिए कि अगर आपको उधर भी नहीं जाना है, तो और क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कम्युनिटी में, या फिर पब्लिक हेल्थ में माने जैसे कि एनजीओ में हो सके, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक के लिए काम करता है ओपनली, जिस जो पेड साइड काम नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए ये वाला एक ऑप्शन है कि वो कहा जाए बीएससी नर्सिंग होने के बाद, या फिर जीएनएम पोस्ट बीएससी होने के बाद पब्लिक हेल्थ में भी जा सकता है, पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च में, जिसमें एमपीएच जैसे मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ये भी कर सकता है। उसके बाद इपिडेमोलॉजी, उसके बाद बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसका रिसर्च या फिर जिसका मैथमेटिकली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, तो वो ये चूज भी, ये फील्ड भी चूज कर सकता है, बायोस्टैटिस्टिक्स। उसके बाद रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, आपका रिसर्च में अगर आपको लास्ट ईयर में जो भी है रिसर्च करना होता है, या फिर एमएससी के लिए सेपरेट रिसर्च करना होता है, अगर आपका रिसर्च सही तरीके से है, तो आपको रिसर्च इन मेथोडोलॉजी भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हो गए आपके पब्लिक हेल्थ रिसर्च में। आपको जिस कहाँ पे स्कोप होगा, स्कोप क्या माने कि आपको कहाँ-कहाँ काम मिल सकता है। तो स्कोप देखिए कि एनजीओ में स्कोप है, इसमें एनजीओ का बहुत स्कोप होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, क्योंकि एनजीओ जो है वो ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ में काम करती है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रिमोट वर्क के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर जो कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट्स के, उनको ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजिस्ट चाहिए, बायोस्टैटिस्टिक रिसर्च मेथोडोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है ना, उस डेटा को इंटरप्रेट करके बार ग्राफ, ये सारे चीज़ें एनालाइज करके आपको सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट। तो आप एज अ नर्स अगर आपको ये नहीं करना है हॉस्पिटल साइड, तो आप एमबीए करके भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ में भी आ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए ऑप्शंस खुला है, सिर्फ आपके लिए कोई बेड साइड में नहीं, आपके लिए सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस मैं बताऊंगा आपको जॉब में। तो ये तो हो गया बस एजुकेशन लेवल पे। अब देखिए कि आपका अगर बीएससी नर्सिंग हो गया, और आपको लगता है कि नहीं, मैं सारे बाकी जो बीएससी नर्सेस है या नर्सिंग ऑफिसर्स है, उनके लेवल में नहीं रहना चाहते हो, और मैं कुछ और स्पेशल करना चाहता हूँ उस चीज़ में, जिसके कि मेरा सैलरी हाइक हो, या फिर सैलरी में डिमांड, या फिर मेरे को एक पोस्ट मिले, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक शॉर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 6 महीने का, 1 साल का होता है, जिसमें कि देखिए कि ये 9 है, उसके इसके अलावा भी होते हैं। बस ये बेसिकली ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं ये 9 वाले, जैसे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा नर्सिंग, आईसीयू नर्सिंग, डायलिसिस, ऑन्कोलॉजी, नियोनेटल, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप वो सारे कर सकते हो।
स्पेशलाइजेशन है। अगर किसी हॉस्पिटल्स में समझो कार्डियक यूनिट है, अगर उसमें सारे नर्सेस कार्डियक के लिए काम कर रहे हैं, पर आप इंटरव्यू के लिए गए और आप बोला कि मैंने 6 मंथ का आफ्टर बीएससी नर्सिंग एक कार्डियक नर्सिंग का एक डिप्लोमा किया है, तो वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, आपको पोस्ट भी मिल सकती है और आपकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। पर जो अभी के लिए मैं नर्सेस के लिए बोल रहा हूँ, ये वाला आप कोर्स कर लीजिए, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। इसकी डिमांड ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में बढ़ रही है, क्योंकि ना आईपीसी प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ही ग्लोबल लेवल पे चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं अब लोग, कि हाथ धोना ही पड़ेगा। जैसे कि कोविड आने के बाद ये इन्फेक्शन कंट्रोल वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ग्रैंडेड ली है लोगों ने, मतलब बहुत ही एक्सेप्ट कर रहे हैं अब लोगों, तो ये वाला आप कर लीजिएगा। इससे आपका सैलरी भी बढ़ेगा और आप बता भी सकते हो कि किसी को कि मैंने एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है, मैंने बीएससी नर्सिंग करके नहीं आया हूँ। तो एक साइड बाय साइड एजुकेशन आप करते हुए, या फिर आप जो है कि काम करते करते भी ये चीज कर सकते हैं, ये शॉर्ट कोर्सेस। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर नॉन क्लिनिकल जो आपको फील्ड है उसमें काम करना है, जैसे कि इसमें आप देखिए ये सारी आपको चीज़ें नहीं होगी। नॉन क्लिनिकल में तो आप देखिए कि आपने बोला कि मेरे को पेशेंट के बेड साइड काम नहीं करना है, तो आप पब्लिक हेल्थ में भी काम कर सकते हैं, जो मैंने पहले दिखाया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल कोडिंग, ये जो मेडिकल कोडिंग वाला कोर्स है ये भी आपके लिए सही है, क्योंकि जो आईसीडी गाइडलाइंस होती है वही आपको इंश्योरेंस में या फिर किसी कंपनीज में आपको मेडिकल कोडिंग का भी जॉब मिल सकता है। एज आप नर्सिंग करके मेडिकल कोडिंग कर दी तो आपको पेशेंट के बेड साइड काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च एंड कोऑर्डिनेटर, मेडिकल राइटिंग, डिजिटल हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये सारे आपको अगर पेशेंट बेड साइड काम नहीं करना है तो ये सारी चीजें आपको काम में आएगी। ये भी आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद कर सकते हो। तो आपके देखिएगा, आपके बहुत एक वाइड टर्म है, ब्रॉड टर्म है नर्सिंग, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, आप आगे आगे आप बहुत सारी चीजों से एक्सपोज होगे। तो हम जो है अभी एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आप पढ़ के आपको अगर बेड साइड जाना है तो जा सकते हैं, नहीं जाना है तो नहीं भी जा सकते हैं। आपके लिए और भी ऑप्शन है मैंने दी हुई। अब देखिए हमने एजुकेशन देख लिया, एजुकेशन में क्या देखा कि हमको बीएससी नर्सिंग करना है, जीएनएम करना है, उसके बाद जीएनएम के बाद पीबीबीएससी करना है और हमको एमएससी के लिए एडमिशन लेना है, और नर्सिंग करके हम डायरेक्टली एमएससी के लिए एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद देखा कि प्राइवेट में कर सकते हैं और गवर्नमेंट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, इंटरनेशनल आ गया, स्टेट गवर्नमेंट, और भी सारी स्पेशलाइजेशन कोर्स भी दिखाया आपके आफ्टर बीएससी। अगर आपको अलग नर्सेस अलग दिखना है यहाँ बाकी नर्सेस से। अब देखिए कि एजुकेशन तो हो गया, किसी को एजुकेशन नहीं करना है तो आप वो क्या करेगा, जॉब में आएगा। अब जॉब में क्या होता है कि जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम क्या क्या जॉब होगा। सबसे पहले तो आएगा दो जॉब, एक आएगा गवर्नमेंट जॉब, एक आएगा प्राइवेट जॉब। अब देखिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, आपको भी पता है कि सारे गवर्नमेंट जॉब में एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर बात करें कि पहला जो है सबका फेवरेट होता है क्योंकि इसका सैलरी ज़्यादा होता है। देखिए कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम देनी होगी आपको, एम्स का हर साल में एग्जाम आता है, उसको आपको एग्जाम देना होगा। प्री एंड पोस्ट ऐसे दो है, पहले तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, अब वो दो हो गया, प्री एंड पोस्ट। तो पहला आ गया एम्स नर्सिंग। उसके बाद ईएसआईसी, इसका भी हर साल रिक्रूटमेंट आता है। उसके बाद देखिए कि रेलवे स्टाफ नर्स एग्जाम, जैसे कि आरआरबी जिसको बोलते हैं हम, जो रेलवेज होते हैं वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं रेलवेज के, उनके लिए भी या फिर स्टेशन पे भी जो क्राउडी स्टेशन होता है वहाँ पे भी नर्सेस होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये आरआरबी में भी आप जा सकते हो एग्जाम दे के। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये सेंट्रल वाली बोल रहा हूँ, ये जो सारी जॉब्स है ना, मैं अभी जो एम्स से स्टार्ट किया 1 नंबर से, वो सारी सेंट्रल जॉब है। आपको आपके स्टेट में नहीं मिलेगा, वो कहीं पे भी डाल सकते हैं। अगर एम्स में आपको, आप समझो महाराष्ट्र में रह रहे हो, और तो आपको एम्स पटना भी मिल सकता है अगर एग्जाम क्रैक करके आपके मेरिट्स के अनुसार। तो ये रिमोट वर्क, मतलब सॉरी रिमोट नहीं, मतलब रिमोट वर्क है, मतलब बाहर भी जा सकते हो आपके घर से। तो ये सारी मैं एग्जाम बता रहा हूँ, ये सेंट्रल है। तो हम फिफ्थ वाला है कि डिफेंस नर्सिंग एग्जाम, जिसमें डिफेंस में मतलब मिलिट्री में जा सकते हैं, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। ठीक है, ये सेंट्रल से।
उसके बाद और क्या कर सकते हो, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, इसके सारे लिए भी आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप एप्लीकेबल कर सकते हो। उसकी भी एग्जाम आती है आपको ऑनलाइन, इसके लिए कंटिन्यू गूगल पे सर्च करना होगा, इसकी आ रही है वैकेंसी आ गई है, तो हमको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तैयार करना होगा। उसके बाद देखिए कि अगर सेंट्रल्स में भी क्या है कि इंडस्ट्रियल भी होता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर जो होता है वो इंडस्ट्री या फिर माइनिंग्स होता है, उसके अंडर, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी भी एग्जाम होती है, जो कोल फैक्ट्री होती है या फिर जो भी फैक्चरिंग्स होता है उसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो नर्सेस एग्जाम ये भी होता है। उसके बाद देखिए कि ओएनजीसी नर्सिंग एग्जाम भी होता है, एनटीपीसी एग्जाम, जिसको पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट के पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे भी नर्सेस चाहिए उनको, तो वो वहाँ पे भी एग्जाम्स निकालती है, सारी सेंट्रल्स में आती है। सेल नर्सेस एग्जाम्स, स्टील प्लांट जो होते हैं, जैसे आईएल जो स्टील्स होती है, स्टील्स प्लांट जो होती है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए बने हुए खास वो कंपनी के लिए वहाँ पे भी नर्सेस चाहिए, ये सारी गवर्नमेंट है। उसके बाद देखिए कि बीएचईएल नर्सिंग एग्जाम, उसके बाद देखिए कि ऑयल रिफाइनरीज में, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे ऑयल रिफाइनरीज में भी नर्सेस चाहिए उनको। उसके बाद देखिए कि जीआईएल पावर ग्रेड, एनएसी, एनएलसीओ, उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद देखिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये भी इंस्टीट्यूट है। उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। उसके बाद देखिए कि सफदर जुंग हॉस्पिटल। ठीक है, ये सारे हॉस्पिटल अभी तक 20 एग्जाम के नाम मैंने बता दिए आपको, तो 20 एग्जाम्स के नाम बता दिए मैंने को, लास्ट वाला जो है सफदरजंग हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये आप अभी तक आपके 20 जॉब्स हो गए सेंट्रल्स के। अब हम जाएंगे ये लास्ट वाला की कोल माइनिंग्स में या फिर फैक्ट्री नर्सेस में भी के लिए कोल इंडिया, उसके बाद WCL, SCCL, ECL, CCL, MCL एंड उसके बाद देखिए कि माइन डिस्पेंसरी नर्स, ये सारी कोल माइनिंग्स में, जो कोल माइनिंग्स होते हैं ना, जो कोल माइनिंग्स के करते लिए कोल के लिए, तो उसके लिए भी नर्सेस चाहिए वो। ठीक है, नर्सेस मतलब काम करने के लिए नहीं, उनका एक सेपरेट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे चाहिए उनको। ठीक है, अब देखिए कि मैंने सेंट्रल्स के आपको कितने 21 एग्जाम्स बता दिए, उसमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स, बहुत सारे एग्जाम्स है, वो भी 25-30 तक जाएंगे। तो ये 30 एग्जाम्स कहाँ के हो गए, सेंट्रल्स के। अब हम देखेंगे स्टेट के कुछ कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से कोई है, तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि डीएमआर एग्जाम होती है, डीएचएस एग्जाम होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जाम, मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी जिसको हम बोलते हैं, एंड एमसी, जीएम, जैसे कि जो भी म्यूनिसिपल, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हर तरह के होते हैं, जैसे मुंबई में होगा, पूना में होगा, नागपुर में होगा, जहाँ जहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल होते हैं वहाँ वहाँ वो रिक्रूट करते हैं परमानेंट के लिए, समझे। तो ये वाला किसके लिए है, महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद देखिए कि कर्नाटका, तमिलनाडु के लिए भी दिया है मैंने, केरला, तेलंगाना, ये सारे हो चीज होती है, ये सारे एग्जाम्स बोर्ड होते हैं, ये एग्जाम कंडक्ट करती है इसी नाम से। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे स्टेट के नर्सेज के लिए ये सारे एग्जाम होते हैं। इंटरनल उनकी ज़्यादा भी होती है, पर ये मैक्सिमम जो फोकस करने वाली जिनके लिए ज़्यादा पे रोल होता है, तो ये सारी एग्जाम्स होती है। अब देखिए अगर आपको एज अ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं काम करें, गवर्नमेंट कॉलेज में काम करना है, तो आपके लिए क्या होगा, एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होगी, जिसमें हम ट्यूटर, जो कि एक प्राइमरी बेसिक से होता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, ट्यूटर, उसके बाद लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ये सारी गवर्नमेंट में। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उसके लिए हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब देखिए लोकल एंड स्पेशल गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि लोकल लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, जैसे कि जेल प्रिजन नर्स भी होता है, स्कूल हेल्थ नर्स, एनएचएम, आईसीडीसी, जो मेंटल सॉरी हेल्थ मिशंस नर्सेस जो है, और ज़्यादातर जैसे कि पूना में हो सके, एरोडा है, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए जो हॉस्पिटल्स है उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये हो गया लोकल, जैसे कि जेल प्रिजन नर्स, स्कूल हेल्थ नर्स,
ये वाला स्कोप हो गया आपके लिए, ठीक है। अब हमने देखा कि सेंट्रल्स में क्या जॉब होती है, उसके बाद स्टेट में क्या गवर्नमेंट के लिए जॉब होती है एज अ बेड साइड नर्स, और उसके बाद देखिए कि स्पेशल स्पेशल जो जेल के लिए प्रिजन नर्स एंड स्कूल हेल्थ नर्स, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन जो होता है, उसके बाद आईसीडी डीसीएस, ठीक है। अब देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर आपको गवर्नमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी सडनली जॉब चाहिए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, मेरे को अभी जॉब की जरूरत है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चूज कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का देख लिया हमने। प्राइवेट में क्या कर सकते हैं कि एज अ स्टाफ नर्स कर काम कर सकते हैं, आईसीयू नर्स होता है, इमरजेंसी नर्स, ओटी नर्स, डायलिसिस, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये वाला हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल नर्स, किसी को काम करना है एज अ जल्दी पर उसको हॉस्पिटल्स में नहीं करना है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट नहीं होते, आपको जो वर्कर होते हैं उनको बस असिस्ट करना होता है कि अगर उनका मेडिकल फिटनेस देखना होता है, उनका वाइटल्स लेना होता है, उसका असिस्मेंट करना होता है, तो हम कहा जा सकते हैं इंडस्ट्रियल नर्स, आपको बेड साइड में काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वर्क प्लेस कहाँ पे होता है कि कॉर्पोरेट में कैसे काम करे या फिर इंडस्ट्री में कैसा जाए, तो वो होता है कि फैक्ट्री में आप जाइए, किसी भी बड़े बड़े फैक्ट्री में, जैसे महिंद्रा की फैक्ट्री हो गई या फिर अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एयरपोर्ट में भी एयरपोर्ट नर्सेज भी बहुत होती है आजकल, एयरपोर्ट नर्सेज में बहुत डिमांड है, तो एयरपोर्ट में भी आप जाके अप्लीकेबल कर एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। आप एप्लीकेबल हो तो एयरपोर्ट में जाके नर्सेस को भी बहुत सारा स्कोप होता है। अब देखिए कि होम हेल्थ केयर एंड प्राइवेट ड्यूटी, अब देखिए कि कोई कोई हॉस्पिटल में काम करता है, किसी को हॉस्पिटल में इंडस्ट्री में नहीं करना है, तो जो हो जाके घर पे भी केयर देता है, ठीक है। जो कि पेशेंट होते हैं कि जिनको लास्ट स्टेज में होते हैं कैंसर के या फिर टर्मिनल में होते हैं, जो बेड रिडन होते हैं और हॉस्पिटल में उनका बिल बनता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस अपने पेशेंट को घर पे लेके आके एज अ स्पेशल जो नर्स असाइन की जाती है बाहर से हॉस्पिटल से, वो आके उस पेशेंट को मेडिसिन देना हो सके, केयर देना हो सके, वो करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, होम हेल्थ केयर, घर पे जाके काम, मतलब घर पे जाके स्टाफ नर्स उसको पेशेंट को केयर करती है, तो ये हो गया। उसके बाद डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक्स में, डायग्नोस्टिक में ओपीडी नर्स भी होती है, प्रोसीजर नर्स भी होती है, ठीक है। ये वाला भी आपके लिए स्कोप ओपन है। अब देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेजेस, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी है, ठीक है। आपके इधर भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, तो मेडिकल कॉलेज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स भी होगा, उनका अटैच हॉस्पिटल पेरेंटल हॉस्पिटल होगा। आप वहाँ पे जाके की भी अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए, वहाँ पे भी कॉलेज होते हैं नर्सिंग के, तो वहाँ पे आप ट्विटर के लिए, लेक्चरर के लिए दे सकते हैं रिज्यूमे अपना, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इंश्योरेंस टीपीए या फिर कॉर्पोरेट हेल्थ में जो कि इंश्योरेंस भी होता है, जिसको आप मैंने पहले बोला था स्पेशल क्या करने के लिए, मेडिकल कोडिंग, तो ये यहाँ पे आपको काम आएगा इंश्योरेंस में या टीपीए में, ज्यादातर यहाँ पे काम आता है उसके लिए। उसमें आप इंश्योरेंस नर्स हो सकते हैं, मेडिकल ऑडिटर, क्लेम एनालाइट। आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या जरूरत है, नहीं भाई, आप है तो है, उनको चाहिए, उनको नॉलेज वाला बंदा चाहिए, उनको क्या नॉलेज चाहिए कि बस मेडिकल फील्ड का नॉलेज हो, सारी डिसीज कंडीशन पता होगा, तो पता होती है। स्टाफ नर्स पढ़ाई करती है उस लेवल की, पैरामेडिकल यही नहीं बोला जाता है, तो पढ़ाई करती है तो उसको नॉलेज होता है उस लेवल का, उसके लिए उन्होंने उनकी वैकेंसी रखी हुई है। आप वहां पे भी अप्लाई करेंगे तो आप इजीली लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शंस पता नहीं होते। आप सिंपली अगर फॉर्म भी भर दोगे, जैसे कोल माइनिंग्स का कितने लोगों को पता होगा, कोल्स में जो स्टाफ नर्स चाहिए, उनको पता होगा कि जो वहां पे काम करते होंगे उनके पापा, या फिर वहां पे कोल माइनिंग होती होंगी, उन्हीं को पता होगा, दूसरों को नहीं पता होगा। बस वो लोगों ने फॉर्म भी भर दिया तो वे आप लग जाओगे, ठीक है। क्योंकि बाहर के लोग ज्यादातर उनको अवेयर नहीं होते, तो वैसे ही फॉर्म निकल भी जाते हैं, भरे भी जाते हैं। उसके बाद देखिए कि इंटरनेशनली प्राइवेट जॉब, आप देखिए आपने इंडिया में देख लिया सब, सेंट्रल का, स्टेट का, इंडस्ट्रियल का, इंश्योरेंस में कहाँ पे काम कर सकते हैं। अब इंटरनेशनली, कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी नर्सेस को अंडर पे है, मतलब ज्यादा जैसा हम काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, उसके लिए ज्यादा पे नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेशनली भी जा सकते हैं, मतलब बाहर के लिए, बाहर में इंटरनेशनल के, हमारे इंडिया की नर्सेस के लिए बहुत डिमांड है। क्यों डिमांड है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सही तरीके से है। ज्यादातर हम बहुत सारी प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं ना, तो उनको वही चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिस वाला बंदा चाहिए।
तो उसके लिए हम अगर आपको जैसे कि अमेरिका हो गया, फिर यूनाइटेड किंगडम हो गया, इंग्लैंड, ये सारी जहाँ पे भी ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ की जाती है, ठीक है? इंग्लिश यूज़ की जाती है तो आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी? आईएलटीएस और ओएटी देनी होगी। एनक्लेक्स आरएन भी है, सीबीटी, उसके बाद ऑस्की, ये वहाँ पे जाके देनी होती है। पहले तो आपको आईएलटीएस ओएटी दे के वहाँ पे जाके आपकी सीबीटी और ऑस्की टेस्ट होती है, ठीक है? अब्रॉड में जाके। उसके बाद अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे, जर्मन जो है, जर्मन में आपको स्टाफ नर्सेज की बहुत डिमांड है, बहुत स्केल भी ज़्यादा है कि वो बोलते हैं कि इंडियन में 3 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है उनको, ठीक है? जर्मनी में, बाहर भी मिलता है, जैसे अब्रॉड में भी जाओगे किसी भी कंट्री में तो वहाँ पे भी यही मिलता है। उनके लिए आपको कौन सा B1 एंड B2 एग्जाम देनी होगी, जर्मन लैंग्वेज की, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी, ठीक है? अब ये सऊदी के लिए हो गया। ये CFHS, जो सऊदी जाने के लिए आपको ये एग्जाम देनी होगी। हर कंट्री की अपनी अपनी एक अलग एग्जाम होती है, या फिर किसी कंट्री की कंबाइन एग्जाम होती है, ठीक है? जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, उसके बाद IELTS OET, इंग्लिश इंग्लिश आर्यन देके जा सकते हो इंटरनेशनली बाहर। उसके बाद देखिए कि एच एच सॉरी QCHP, और जो प्रोमेट्रिक होती है वो कहाँ का यूज होती है, जैसे कतार हो गया, ओमान हो गया, कुवैत, ये सारी कंट्रीज में आप ये वाली एग्जाम, प्रोमेट्रिक एग्जाम दे के जा सकते हो। उसके बाद देखिए कि बहरीन में जाना होगा आपको तो कौन सी एग्जाम देनी होगी कि NHRA। ये सारी एग्जाम्स है, आपको इसका डिटेल में पता चल जाएगा। आप जैसे भी किसी भी चीज में डालिए, चैट जीपीटी पे डालिए, वो सब बता देगा, ठीक है? तो ये नाम आपको अगर अलग लग रहा है तो आप बस सर्च कीजिए, उसके बाद आपको सारे एग्जाम्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए कि DHA क्या है, दुबई के लिए, दुबई हेल्थ एसोसिएशन। दुबई में जाने के लिए एज अ स्टाफ नर्स काम करने के लिए आपको ये DHA एग्जाम क्रैक करनी होगी। उसके बाद देखिए कि अबू धाबी के लिए क्या होता है, DHO एंड HAAD, ठीक है? और उसके बाद देखिए कि अदर इमिरेट्स में जाने के लिए MOH, ये सारी एग्जाम्स होती है। तो आपको ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग एग्जाम्स होती है, सही है? तो आपको इंटरनेशनली पता चल गया। अब देखिए कि अगर आपको प्राइवेट में टीचिंग करनी है, थी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में टीचिंग करनी होगी, तो आपके लिए ये ऑप्शंस भी सही है। आप स्टार्टिंग में क्या है, एज ए ट्यूटर आके, या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, उसके बाद लेक्चरर हो सकते हैं। आपकी MSc हो गई, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद प्रोफेसर, या फिर आप PhD करके प्रिंसिपल भी हो सकते हो। कोई कमी नहीं है आपको जॉब के लिए, बस अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए। अब देखिए कि अब ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो मैंने पहले ही बताई थी, इसको स्पेशलाइजेशन कोर्स कीजिए, अपना नॉलेज अपग्रेड कीजिए और आगे बढ़िए, बस यही है। मैंने अभी तक बहुत सारे 40 से भी ज़्यादा आपको एग्जाम के नाम बता दिए जा, तो आप वो सारी एग्जाम ट्राई कीजिए, आपको कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आपको, आई होप आपको सब पता होगा, पता तो नहीं मतलब, आप, आई होप आपको सब समझ आ गया। तो थैंक यू गाइज।